हेलो एस्पिरेंट्स और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 3 अप्रैल 2026। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे जंप करते हैं आज के सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। ऐसे टॉपिक्स जो आपकी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी को एक नया एज देंगे। तो देखिए आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम गवर्नर की पार्डनिंग पावर को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के ट्रांसफर वाले नए विवाद को डिकोड करेंगे। और हाँ, आखिर में है हमारा स्पेशल रैपिड फायर राउंड टुडेज प्रीलिम्स पॉइंटर्स, जिसे आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से, गवर्नर्स पार्डनिंग पावर। दोस्तों, ये इंडियन पॉलिटी का एक एवरग्रीन टॉपिक है। मतलब इससे सवाल आते ही आते हैं और ये आपके जीएस पेपर 2 के लिए तो समझिए एब्सोल्युटली क्रूशल है। तो ये न्यूज़ में क्यों है? देखिए, हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट का एक बड़ा साफ फैसला आया है। कोर्ट ने कहा कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने सलाह दी है किसी की सजा कम करने की, तो गवर्नर को वो बात माननी ही पड़ेगी। सिंपल। उनकी पर्सनल ओपिनियन क्या है, वो क्या सोचते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस फैसले ने एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट्स पर ही मोहर लगा दी है। और देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, इसकी पूरी बैकग्राउंड स्टोरी है। कहानी शुरू हुई 1974 में शमशेर सिंह केस से। तभी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि भैया, प्रेसिडेंट और गवर्नर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स हैं, असली पावर तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में है। फिर आया 1980 में मारूराम केस, जिसने इस बात को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि ये रूल पार्डनिंग पावर्स पर भी लागू होगा। मतलब ये गवर्नर की मर्जी नहीं है, उनकी डिस्क्रिशनरी पावर बिल्कुल नहीं है। अब प्रीलिम्स के लिए ये 5 टर्म्स इनको बिल्कुल आसान भाषा में समझ लेते हैं। पहला है पार्डन। इसको समझिए फोन का फैक्ट्री रीसेट बटन। गुनाह भी साफ, सजा भी साफ, सब कुछ खत्म। फिर है कॉम्यूट, मतलब भारी सजा को हल्की सजा में बदलना, जैसे डेथ पेनल्टी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट बना देना। तीसरा है रिमिशन। ये है सजा पर एक डिस्काउंट। मान लीजिए 10 साल की सजा थी, अब 5 साल की हो गई, लेकिन कॉन्विक्ट का लेबल रहेगा। चौथा है रिस्पाइट, जो स्पेशल केसेस में मिलता है, जैसे किसी प्रेग्नेंट महिला की सजा कम कर देना। और आखिरी रिप्राइव, यानी सजा पर एक टेम्पररी पॉज बटन लगा देना, बस थोड़ी देर के लिए रोक। अब आते हैं उस सवाल पर जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, गवर्नर और प्रेसिडेंट की शक्तियों में आखिर फर्क क्या है? देखिए, पहला फर्क तो सिंपल है, गवर्नर स्टेट लॉज पर काम करते हैं, प्रेसिडेंट यूनियन लॉज पर। लेकिन 2 सबसे बड़े गेम चेंजिंग डिफरेंसेस हैं, इनको दिमाग में बैठा लीजिए। पहला, डेथ सेंटेंस यानी मौत की सजा को पूरी तरह से माफ यानी पार्डन सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं, गवर्नर नहीं। और दूसरा, कोर्ट मार्शल यानी मिलिट्री कोर्ट के फैसलों में भी पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, गवर्नर का वहां कोई रोल नहीं। अब मेंस के लिए इस एनालिसिस को समझिए। ये एक क्लासिक कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट है। एक तरफ संविधान कहता है कि गवर्नर के पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, जैसे किसी बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर लेना। लेकिन दूसरी तरफ जुडिशरी यानी हमारी अदालत का स्टैंड बिल्कुल साफ है। उन्होंने कहा है कि भाई, पार्डनिंग पावर इस डिस्क्रिशनरी लिस्ट में नहीं आती। ये पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर ही यूज होगी, और अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो हम बैठे हैं जुडिशियल रिव्यू के लिए, हम इसकी जांच कर सकते हैं। तो चलिए एक क्विक सुपर फास्ट रिविजन प्रीलिम्स के लिए। गवर्नर की पावर आर्टिकल 161, प्रेसिडेंट की पावर आर्टिकल 72। 2 सबसे इंपॉर्टेंट केसेस, शमशेर सिंह और मारूराम। और सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? ये कोई डिस्क्रेशनरी पावर नहीं है और ये जुडिशियल रिव्यू के अंडर आती है। सिंपल। ओके, टाइम फॉर क्विक प्रैक्टिस क्वेश्चन। सवाल है, गवर्नर की पार्डनिंग पावर के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ए, ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है। बी, गवर्नर मौत की सजा माफ कर सकते हैं। सी, ये जुडिशियल रिव्यू से बाहर है। या डी, गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर ही काम करना होता है। क्या लगता है आपको? सोच लिया? बिल्कुल सही। द करेक्ट आंसर इज डी। हमने अभी अभी यही तो डिस्कस किया है। और अब एक सवाल आपकी मेंस की प्रैक्टिस के लिए। सवाल है, गवर्नर की क्षमा शक्ति कोई निजी कृपा नहीं, बल्कि संवैधानिक व्यवस्था का एक हिस्सा है। इस स्टेटमेंट को डिस्कस करना है। देखिए, अपने आंसर में आपको शमशेर सिंह और मारूराम केसेस को कोट करना है और एक्सप्लेन करना है कि ये पावर रूल ऑफ लॉ के दायरे में कैसे आती है। चलिए, गवर्नर की पावर को समझने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और उसके पावर्स से जुड़ा एक नया विवाद। ये टॉपिक सेपरेशन ऑफ पावर्स और फेडरलिज्म दोनों के लिए ही बहुत जरूरी है। तो हुआ ये है, वेस्ट बंगाल में जैसे ही इलेक्शंस अनाउंस हुए,
ईसीआई ने वहां के कई सीनियर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का तबादला कर दिया, मतलब उन्हें ट्रांसफर कर दिया। और इसमें ट्विस्ट ये है कि ये सब स्टेट गवर्नमेंट से बिना पूछे किया गया। इससे एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल खड़ा हो गया है। ईसीआई की पावर की हद आखिर है कहाँ तक? देखिए, ये जो टकराव है ना, ये दो अलग अलग स्टैंड पॉइंट्स के बीच है। एक तरफ है इलेक्शन कमीशन। वो कहते हैं कि हमें आर्टिकल 324 से पावर मिलती है ताकि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवा सकें। और दूसरी तरफ है कानून। कानून कहता है कि पब्लिक ऑफिसर्स का ट्रांसफर स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है, जैसा कि 7th शेड्यूल में लिखा है। तो एक तरफ ईसीआई की पावर है, दूसरी तरफ स्टेट की अथॉरिटी, और यही है पूरे विवाद की जड़। इस पूरे मामले का हीरो या विलन, जो भी आप कहें, वो है आर्टिकल 324। इस आर्टिकल को सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वॉयर ऑफ पावर कहा है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये शक्तियों का एक ऐसा भंडार है जिसे ईसीआई तब इस्तेमाल कर सकता है जब किसी विषय पर कोई साफ कानून ना हो, ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सकें। ये एक बहुत ही पावरफुल प्रोविजन है। और दोस्तों, यूपीएससी के लिए तो ये टॉपिक एक गोल्ड माइन है। क्यों? क्योंकि ये सीधे आपके जीएस पेपर 2 के सिलेबस से कनेक्ट होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की पावर्स, फेडरलिज्म यानी केंद्र और राज्य के बीच का रिश्ता, और सेपरेशन ऑफ पावर्स। एक ही टॉपिक में इतने सारे डायमेंशंस हैं, इससे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब आते हैं इस केस के सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस पर कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 1978 के एक जजमेंट में एक तरह की लक्ष्मण रेखा खींच दी थी। कोर्ट ने साफ कहा, जहां कानून चुप है वहां ईसीआई की पावर बहुत ज्यादा है, वो जरूरी कदम उठा सकता है। लेकिन जहां पर पहले से ये कानून बना हुआ है, जैसे ऑफिसर्स के ट्रांसफर के नियम, वहां ईसीआई उस कानून को लांघ नहीं सकता। सिंपल सी बात है, ईसीआई भी रूल ऑफ लॉ के अंडर ही आता है, उससे ऊपर नहीं। चलिए, प्रीलिम्स के लिए कुछ क्विक फैक्ट्स नोट कर लीजिए। ईसीआई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 324। इसकी पावर का सोर्स क्या है? सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल। इसकी लिमिटेशन यानी सीमा क्या है? एक मौजूदा कानून। और स्टेट पब्लिक सर्विसेज, ये 7th शेड्यूल की स्टेट लिस्ट का पार्ट है। बस इतना याद रखिए। चलिए एक और एमसीक्यू ट्राई करते हैं। सवाल है कि ईसीआई का जो रिजर्वॉयर ऑफ पावर है उसको क्या चीज लिमिट करती है। ऑप्शंस हैं ए प्राइम मिनिस्टर की सलाह, बी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का बनाया हुआ कोई स्पेसिफिक कानून, सी हर केस में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, या डी लोकसभा का रेजोल्यूशन। थोड़ा सोचिए। हाँ, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है बी। जब कानून आ जाता है तो पावर लिमिट हो जाती है। और अब ये मेंस का सवाल आपके एनालिटिकल स्किल्स को चैलेंज करेगा। आपको ईसीआई की शक्तियों के स्कोप यानी दायरे और लिमिटेशंस यानी सीमाओं दोनों को क्रिटिकली एनालाइज करना है, खास करके स्टेट ऑफिशियल्स के ट्रांसफर के कॉन्टेक्स्ट में। अपने आंसर में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की जरूरत और फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स के बीच एक बैलेंस जरूर दिखाइएगा। चलिए, अब वक्त हो गया है हमारे फाइनल सेगमेंट का, सबसे तेज, सबसे जरूरी, टुडेज प्रीलिम्स पॉइंटर्स। ये है आपका रैपिड फायर फैक्ट्स का डेली डोज। तो गवर्नेंस और पॉलिटी में आज 3 बड़ी अपडेट्स हैं। पहली, आंध्र प्रदेश का 3 कैपिटल वाला विवाद अब खत्म हो गया है। अमरावती को ही सोल कैपिटल डिक्लेयर कर दिया गया है। दूसरी, एनसीईआरटी को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल गया है, यानी अब वो खुद डिग्रीज और पीएचडीज दे सकती है। और तीसरी, इंटरनेशनल न्यूज से नेटो का आर्टिकल 5 जरूर याद रखिएगा, जो कलेक्टिव डिफेंस यानी एक पर हमला सब पर हमला की बात करता है। अब आते हैं साइंस और एनवायरनमेंट पर। 2 इंपॉर्टेंट अपडेट्स। पहला, GLP-1 ड्रग्स, ये टाइप 2 डायबिटीज और ओबेसिटी के लिए यूज हो रही हैं। ये काम कैसे करती हैं? ये हमारे बॉडी में भूख कम करने वाले हार्मोन की नकल करती हैं, सिंपल। और दूसरा, राइसिस व्हेल, याद रखिए ये एक बैलीन व्हेल है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और ये सिर्फ गल्फ ऑफ मैक्सिको में मिलती है। ऑयल ड्रिलिंग इसके लिए एक बड़ा खतरा है। तो आज का पूरा डिस्कशन हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सवाल यह है कि जब ईसीआई जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज अपने मैंडेट और मौजूदा कानून के बीच के ग्रे एरिया में काम करती हैं, तो वो नेसेसरी इंटरवेंशन यानी जरूरी हस्तक्षेप की लाइन कहाँ खींची जानी चाहिए, जिससे इलेक्शंस की फेयरनेस भी बनी रहे और हमारे देश का फेडरल स्ट्रक्चर भी मजबूत रहे। इस पर जरूर सोचिएगा। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। याद रखिए, यूपीएससी में सक्सेस का एक ही मंत्र है, डेली रिविजन। कंसिस्टेंट रहिए और हाँ, डेली करंट अफेयर्स के ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए हमसे जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।